नमस्कार। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल देव स्टडी सर्कल में स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th के मॉडल पेपर जो कि 2023 में जारी किया गया है उसे हम देखेंगे और ये सब्जेक्ट है विज्ञान का। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, तो इसका आंसर हमारा था ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है उसमें क्या होता है कि फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में एक फॉर्मूला दिखाया जाता है कि उसमें R इक्वल टू 2F दिखाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो रेडियस होता है, त्रिज्या जो होता है वो F यानी फोकस का क्या होता है, 2 गुना। ठीक है, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला चीज़ में देखेंगे तो ये मेरा 2 है, यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि F इक्वल टू R/2 होता है। तो ये जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन बी है F बराबर R/2, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये दिया हुआ है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में जो भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है वो है हमारा आवृत्ति। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो हमारा होगा वो ऑप्शन हमारा होगा बी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखिएगा, अगर प्रश्न में दिया हुआ रहेगा कि उत्तल लेंस के जगह में अगर कर दे अवतल लेंस, तो अवतल लेंस जब भी दिया हुआ रहे तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या चीज़ में होगा, माइनस में होगा। अगर यहाँ अवतल लेंस रहता तो हमारा आंसर हो जाता ये। ठीक है, लेकिन ये हमारा दिया हुआ क्या, उत्तल लेंस दिया हुआ रहेगा तो आंसर हमारा प्लस में रहेगा, अवतल लेंस रहेगा तो क्या होगा हमारा माइनस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूला में तो हमारा आंसर जो निकल करके आएगा 0.25। ठीक है, इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहन के अग्रदीपों में हमारा जो दर्पण यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, तो ऑप्शन ए है ना, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि 7 में दिया हुआ है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो इसमें से किस भाग में है ना वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी, दृष्टिपटल पर कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि मानव नेत्र का दूरी बिंदु क्या है। मानव नेत्र का जो दूरी बिंदु होता है वो हमारा आंसर होगा डी, अनंत पर। ठीक है, अनंत पर होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। ठीक है, तो नेत्र में जो प्रकाश जाता है उसको जो कंट्रोल करता है वो हमारा पुतली, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। ठीक है, कि जो हम लोग का नेत्र है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो वो जो प्रतिबिंब बनता है हम लोग का वो उल्टा और वास्तविक बनता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी है ना, ऊर्जा होता है इसका यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि कूलम किसका एसआई मात्रक है। तो कूलम का जो एसआई मात्रक होता है वो विद्युत आवेश, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परावर्तित करती है। क्या करती है कि विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, बदलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 का जो होगा ऑप्शन बी है ना, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जल का विद्युत अपघटन हमारा वियोजन अभिक्रिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ये हो गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है CuO प्लस H2 है ना, देता है Cu प्लस H2O। बोलता है दिया हुआ अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो किसका उपचयन हो रहा है, तो H2। ठीक है, ऑप्शन डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में एक फिगर दिया हुआ है ना। फिगर में क्या दिखाया गया है कि एक प्रकनली है। प्रकनली में क्या है, एक विलयन दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट का विलयन दिया हुआ है। ठीक है, और फिर उसमें क्या डाला गया है, लोहा का एक कील है ना, ये डाला गया है। और फिर यहाँ पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो ये हमारा जो आंसर इसका होगा वो होगा ऑप्शन सी, ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो प्राकृतिक सूचक का जो एग्जाम्पल होता है वो हमारा लिटमस पत्र होता है। ठीक है, ये दो तरह का होता है, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है किसी विलयन का pH वैल्यू कितना है, 10 है, तो वह निम्नलिखित में से क्या होगा, है ना। तो पहचानना है, किसी का बता दिया pH वैल्यू हमारा 10 है, तो पूछा गया कि वो अम्ल है, लवण है, उदासीन है या क्षार है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये क्षार है ना। जब भी किसी का pH वैल्यू कितना हो, 7 से अधिक दिया हुआ रहे, ठीक है, तो क्या होगा, वो क्षार रहेगा। ठीक है, 7 से जब अधिक रहेगा, लेकिन जब 7 से कम रहेगा तो क्या रहेगा, अम्लीय रहेगा। ठीक है, और एक्यूरेट अगर 7 रहेगा तो कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा। ठीक है, ठीक है। फिर एक प्रश्न हमारा यहाँ दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है और फिगर को दे करके यहाँ पूछा गया है कि चित्र क्या सूचित करती है, मतलब क्या बताती है। तो चित्र बता रहा है कि जो एसिड होता है उसे इस तरह से हाथों में नहीं लेना चाहिए, अगर लेंगे तो जल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी दिया गया है। ठीक है, ये चेतावनी का निशान है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा है इमली में कौन सा अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में हमारा टार्ट्रिक, ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। फिर नेक्स्ट है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो धातु यहाँ पूछा गया है, कौन सा धातु कमरे के तापमान में यानी रूम का जो टेम्परेचर है उसमें लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ब्रोमीन। ठीक है, अगर यहाँ धातु के जगह में अगर धातु लिखा रहता, ठीक है, कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता, तो उसका आंसर हमारा हो जाता है पारा, अगर धातु रहता तो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो किसका किया जाता है, तो ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन बी, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये दिया हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो बना हुआ है वो परमाणु संख्या के आधार पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील इसमें से जो है वो हमारा पोटेशियम, तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के भूपर्पट्टी में जो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला जो तत्व या यौगिक है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे खनिज कहा जाता है ना। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, बोलता है प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद होता है। तो प्रोपेनॉल में अल्कोहल, है ना, ये अभिक्रियाशील समूह मौजूद होती थी। ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट है 27, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नांकित में क्या नहीं होता। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नांकित में क्या नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। ठीक है, बोला गया है कि CO2 इससे निकलता है। ठीक है, तो एक्चुअली CO2 नहीं निकलता है, CO2 क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधों को ज़रूरत होता है CO2 को। ठीक है, मुक्त क्या करता है, तो ऑक्सीजन को मुक्त करता है। ठीक है, तो ये आंसर मेरा ये होगा, यानी ये चीज़ नहीं होता है, ये चीज़ होता है, ये चीज़ होता है, ये चीज़ होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। ठीक है, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन दोनों दिशा में होता है। एक्चुअली यहाँ याद रखिएगा, एक ये पादप ऊतक है, एक हमारा होता है जाइलम होता है, एक होता है हमारा फ्लोएम। ये क्या करता है, पेड़ पौधों में जल पहुंचाने का काम करता है, जल और लवण है ना, खनिज लवण जो होता है उसे, और फ्लोएम जो है भोजन पहुंचाने का काम करता है। तो ये भोजन जो है ऊपर और नीचे दोनों ओर है ना पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। ठीक है, तो एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जाइलम का क्या कार्य है, तो जाइलम का है ना पेड़ पौधों में जल पहुंचाने का कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु कहते हैं। ठीक है, मिसप्रिंट है यहाँ, वृक्काणु होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो फल को पकाने के लिए जो हार्मोन उत्तरदायी होता है वो हमारा होगा ऑप्शन सी, एथिलीन। ठीक है, फिर पूछता है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो किस में स्रावित होता है, ये हार्मोन है एक्चुअली, ये जो स्त्रियों में पाया जाता है। स्त्रियों में दो तरह का हार्मोन पाया जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। ठीक है, तो स्त्रियों में जो पाया जाता है अंडाशय पाया जाता है और पुरुषों में शुक्राणु पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय। अगर पूछा जाए कि पुरुषों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ एक फिगर दिया गया है और पूछा गया है कौन सा जनन हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो जनन हो रहा है वो मुकुलन हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया हुआ है पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, कैसा अंग है ये, समजात अंग है कि अवशेषिक अंग है, तो हम लोग जानते हैं कि पक्षी और चमगादड़ के जो अंग होते हैं वो होते हैं समरूप अंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ समरूप नहीं दिया हुआ, तो समजात का उल्टा होता है समरूप, तो समजात के यहाँ उल्टा अगर देखना चाहेंगे तो क्या होगा, असमजात, है ना, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। ठीक है, तो मेंडल जो अपना प्रयोग किया हुआ था वो मटर के पौधे पे किया हुआ था। ठीक है, दो, एक बोना किस्म का लिया था और एक लंबे किस्म का पौधा लिया था। ठीक है, और ये मटर के थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। ठीक है, तो उत्पादक जो होता है वो घास होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका है प्रथम पोषीय स्तर, द्वितीय पोषीय स्तर, तृतीय पोषीय स्तर, चतुर्थ पोषीय स्तर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्रथम पोषीय स्तर। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है, तो ओजोन परत के अपक्षय के लिए जो जिम्मेदार है वो होता है ऑप्शन बी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये दिया हुआ है कि इनमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नाभिक ऊर्जा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न हमारा ये है कि 40 नंबर का प्रश्न है कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम वेग जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।